अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शहजाद। और आज हम बहुत ही हसास मौजू पर बात करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस होती है वो इस मौसम में गर्मी के साथ साथ बजट है। और बजट बहुत सारे लोग हैं प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, जैसे मंथ स्टार्ट हो रहा होता है तो तमाम लोग जो है वो अपने तमाम अखराजात को कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरह से एक बजट के हवाले से भी लोग अपनी तमाम चीज़ों को पहले से ही बना के रख रहे होते हैं कि क्या बजट पेश होने जाएगा, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या होंगी, किसानों की क्या होंगी, आम जो मज़दूर तबका है उसकी क्या होंगी, कारोबारी जो हजरात हैं उन पर यह बजट किस तरीके से असरअंदाज डालेगा। और सबसे बढ़कर जिसकी हम बात करेंगे वो हमारी यूथ है कि ये बजट यूथ पर किस तरीके से असरअंदाज होगा और यूथ चाहती क्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इकॉनमी एक्सपर्ट जो हैं वो मौजूद हैं। फ़ाखिर मलिक साहब, सर आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाए। और इकॉनमी एक्सपर्ट दूसरे भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, बड़ा नाम है जवाद रिजवी साहब। सर क्या हाल है आपके? ठीक हैं, आपको भी सर अपने शो में हम वेलकम कहते हैं। सर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, हम अगर देखें तो तकरीबन 12 जून को पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से हर जगह पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की आरा जो हैं वो पेश की जा रही हैं बजट को लेकर। ख़ुसूसी तौर पर अगर मैं स्टार्ट ही यूथ से करता हूँ, इस बजट के हवाले से यूथ जो है उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। और हमारी जो यूथ है, बहुत सारे लोग आपको कॉल्स करते होंगे, मैसेज करते होंगे, पूछते होंगे इस बजट के हवाले से, उनको आप क्या समझते हैं कि क्या इस बजट में यूथ के लिए होना चाहिए? जी शुक्रिया वसीम। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना, हमें उसके ऊपर ज़रा शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको ध्यान से हमें कंसिडर कर लेना चाहिए कि अगर किसी भी हुकूमत के पास जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, रिसोर्स कितने हैं और किस तरीके से आगे चल सकते हैं। अगर हम जो हमारा ईयर क्लोज़ हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 30 जून को हमारा क्लोज़ हो जाएगा, तो जो हमारे टारगेट्स थे ग्रोथ के वो हम शॉर्टफॉल कर रहे हैं, हम पूरा अचीव नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लेशन, उसकी वजह ये कि जो इस वक्त जो रीजन में एक अमेरिका ईरान वार के बाद जो मसले मसाइल पैदा हुए, तो चीज़ें बहुत सारी जो आपके फ्यूचर आउटलुक होती है डिस्टर्ब होगी, क्योंकि बजट है आपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को अपना प्लान करना है। लेकिन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में बाज़ वक्त क्लाइमेटीज वार्स आ जाती हैं तो वो आपके प्लानिंग का हिस्सा नहीं होती, वो ऑल ऑफ सडन आती हैं तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हमारा जो ग्रोथ टारगेट था वो तकरीबन हमने 0.5% से लैग किया है, वो 3.7 पे आ रहा है। 4.2 4.3 गवर्नमेंट ने सेट किया था, इस तरह इन्फ्लेशन जो है वो 8.5 पे। अब उसको गवर्नमेंट ने अगले साल जो है वो कोई 4% टारगेट पर रखा है और 8.5% इन्फ्लेशन पर रखा है। अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं जब हम बात करते हैं तो उसके बाद आगे आती है कि एलोकेशन, कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू तो बहुत कलेक्ट किया, लेकिन क्या उसकी रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसके जो रिक्वायर्ड रिसोर्स एक्सपेंडिचर है उसके मुताबिक पूरा है? तो शायद वो पूरा नहीं है, क्योंकि हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग में जाना पड़ता है, हमें जो लोन उतारने पड़ते हैं, मार्कअप करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का जो रिसोर्स कॉन्स्टेंट से लिमिटेड हो जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट सेगमेंट। तो जब सेगमेंट वाइज जाते हैं तो शायद जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारा जो यूथ या एजुकेशन सेक्टर जो या जिसे कहते हैं हम फ्यूचर जो है हमारा, क्योंकि ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी ईच एंड एवरीथिंग इज अटैच विद द यूथ। किसी भी मुल्क में जो है जो यूथ है उससे उसकी मुस्तकबिल जो है पनाह है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये जो बजट साजी होती है उसके अंदर हमारे जो यूथ का जो फैक्टर है, जो उसका शेयर है और उसकी जो प्लानिंग है कि उसको क्या हमने करना है, किधर लेके जाना है, वो उसमें लैग कर जाता है। और उसी का नतीजा हम देखते हैं कि हमारी जो यूथ है आज पाकिस्तान में वो मिसडायरेक्टेड है। वो बेसिक एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, वो डिग्रीज ले रही हैं जहाँ पे हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो मार्केट बेस्ड नीड बेस्ड डिग्रीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे। देयर इज अ गैप बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन होती है वो हमारी डिग्री लेके बच्चा खड़ा होता है लेकिन उसको आगे इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलती। तो ये भी एक क्या प्लानिंग की जिसे कहते हैं डिस्क्रिपेंसी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर क्या हमने सिर्फ डिग्रियां प्रोड्यूस करनी है और हमने लाइन खड़ी करनी है यूथ की फॉर जॉब, या हमने इंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने हैं और हमने जॉब क्रिएशन वाली तरफ जाना है कि जो हमारी यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, याद रखे एम्प्लॉयमेंट सीख करे। उसके साथ फिर हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या हमने अपने जो यूथ है उसको हमने डिग्री देनी है कि हमने उनको स्किल्ड करना है, क्योंकि दुनिया में डिमांड डिग्री की अपनी जगह है लेकिन स्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो उसमें जो चीज़ें हैं, हम अगर बजट साजी को देखते हैं माजी की या आने वाले बजट की, तो हमें ये सारी चीज़ें लैग करती हुई नज़र आती हैं। अगर कोई प्रोग्राम होता भी है तो वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, क्योंकि वो अपने बेसिक फंडामेंटल्स को
मिस कर देता है, जो जिस ऑब्जेक्टिविटी के साथ प्रोग्राम शुरू किया जाता है उसको वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसमें जो कुछ छोटा मोटा मैं कहता हूँ जो प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं यूथ के लिए, तो वो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपने जो लोग होते हैं उनको अकोमोडेट कर दिया जाता है। एट जनरल यूथ जो है वो खाली हाथ रह जाती है। सर जवाद रिजवी साहब सीनियर इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, आप जिस तरीके से फ़ाखिर भाई ने बात की कि इस वक्त मसाइल तो नो डाउट हमें हैं, हम देखते हैं कि हमें सिखाया जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा होता है उसके मुताबिक मार्केट में जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्री उस तरह से नहीं है, लोगों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ रहा है। ये भी अभी बात हुई कि 4.2 से हम रिड्यूस होकर 3 पॉइंट कुछ समथिंग पे आ गए। सर हुआ क्या है एजुकेशन के साथ, और पाकिस्तान का जो यूथ है आप बेहतर बता सकते हैं पीछे क्यों रह गया? देखें, एक दिन का ये मामला नहीं है, ये 50 सालों का मामला है, 70 सालों का मामला है। हमारी पॉलिसीज़ कभी भी यूथ ओरिएंटेड रही नहीं। सबसे बड़ा फ्लॉ ये है। हमारे जो तालीमी अदारे हैं उन तालीमी अदारों में वो ट्रेनिंग ही नहीं है जो यूथ को आगे लेके जाए। इस मुल्क में 40% बेरोज़गारी है। इसके मुकाबले में देखें दूसरे मुल्कों में, हमारे हमसाया चीन है, भारत है, ईरान है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जब तक आपकी एजुकेशन नहीं होगी आपका यूथ आगे नहीं जाएगा। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान ने अगर हम मादी में पिछले कम से कम 60-70 सालों में देखें तो हमारा बजट का, हमारा जीडीपी का जो 1.5 से 2% हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं, उसके मुकाबले में इंडिया 4.1 से 4.6 खर्च करता है, चीन 4.9% खर्च करता है, ईरान 3.9% खर्च करता है। जब तक आप एजुकेशन को सीधा नहीं करेंगे आपका यूथ सीधा नहीं होगा। बिल्कुल। और यूथ उस वक्त सीधा होगा जब उनको स्किल्ड एजुकेशन मिलेगी। स्किल्ड एजुकेशन में अभी तक जो इनिशिएटिव लिए गए हैं मादी में, इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन वो हमारी आबादी के तनासब से बहुत कम है। बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने भी लिए हैं और पंजाब गवर्नमेंट ने भी लिए हैं, लेकिन वो हमारी आबादी का तनासब देखेंगे तो वो बहुत कम है। जब तक इसको रेक्टिफाई ना किया जाए, असल चीज़ है प्रायोरिटी। आप क्या देना चाहते हैं लोगों को, आप क्या देना चाहते हैं अगली नस्ल को, क्या आप देना चाहते हैं यूथ को। जब तक आप उनको एक ऐसी जगह पे ला के खड़ा नहीं करेंगे जहाँ वो अपने आप को साबित कर सकें वो कुछ कर सकते हैं, उस वक्त तक आपका यूथ आगे नहीं जाएगा। ये मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, चाइना क्या है, भारत कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ईरान कहाँ खड़ा है। बिलखसूस ईरान की मैं मिसाल आपको दूंगा। ईरान ने पहले दिन से जब 1979 में खुमैनी आए तो उस वक्त से ईरान ने सबसे ज़्यादा तो जो एजुकेशन पे दी। ईरान जैसे मुल्क की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहा हूँ, जिस पे सैंक्शन लगी हैं, जिसकी तिजारत कोई नहीं है, जिसका बाहर जाना कोई नहीं है, जिसकी इंपोर्ट पे पाबंदियाँ हैं, जिसको हर तरफ से जकड़ा हुआ है, उन्होंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर तवज्जो दी। आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट और डॉक्टरेट पीएचडी लोग असेंबलियों में सबसे ज़्यादा इस खिते में ईरान में बैठे हैं। अच्छा, उसका आप उससे अंदाज़ा करें कि आज ईरान ने क्या मिरेकल किया है। उसने अमेरिका जैसी पार्टी को आगे लगाया हुआ है, ठीक है, इसराइल को आगे लगाया हुआ है। ये एजुकेशन की वजह है। वो इतना उन्होंने एजुकेशन पे काम किया है कि आपका जो बंदा उनके पॉलिटिकल लीडर उठा के देखें, वो डॉक्टर फलसफे में होगा, डॉक्टर इकोनॉमिक्स में होगा, यानी डॉक्टरेट निकलेंगे आप। तो मस्ट है, ठीक है। यही सूरत हाल चीन और भारत की है। भारत हमसे आगे क्यों है? भारत का बजट जो उनकी जीडीपी के मुकाबले में उसकी एजुकेशन के लिए है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 200 से 250% ज़्यादा है। आप क्या तवक्को करते हैं कि जब इससे क्या निकलेगा? आप इंडिया के ग्रेजुएट का और पाकिस्तान के ग्रेजुएट का मुकाबला कर लें, आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। जब तक आपकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं होंगी, जब तक आप प्रायोरिटी एजुकेशन को नहीं देंगे, बुनियादी बात है एजुकेशन को प्रायोरिटी देने की, जब तक प्रायोरिटी नहीं देंगे हम बेरोज़गार भी रहेंगे, हम पसमानदा भी रहेंगे, हम तरक्की भी नहीं करेंगे। तो बुनियादी चीज़ जो हुकूमतों के लिए है वो है कि तालीमी बजट को बढ़ाएं। आपकी 250 जामियात हैं पाकिस्तान की, 250 में 5 या ज़्यादा 7 ऐसी हैं कि जिनको इंटरनेशनल रिकगनाइज़ किया गया है, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी 200-250 जो हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं। उसके मुकाबले में चीन में देखें, इंडिया में देखें, वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से हैं यूनिवर्सिटियाँ हैं और स्किल्ड लेबर के लिए उन अदारे हैं। हमारे यहाँ कितने अदारे हैं? जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे आपके यहाँ मसाइल रहेंगे। और ये जो आज हम क्राइसिस देख रहे हैं ये पॉलिसी क्राइसिस है।
जब तक पॉलिसी आपकी ठीक नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे आपका यूथ बेकार रहेगा। और अभी भी वक्त है कि अपने यूथ को काबू करने के लिए, वगरना ये वो तूफ़ान है जो थमेगा नहीं, किसी से रुकने से रुकेगा नहीं, और फिर डिस्ट्रक्शन और जो चीज़ें होंगी उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। 40% बेरोज़गारी के साथ आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? आप टैलेंट कहाँ है आपका? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फ़ाखिर मलिक साहब ये बताएं, आपने कहा कि ट्रेनिंग जो है उसकी कमी है, एजुकेशन उस तरह से हमें नहीं मिल पा रही, बजट उस तरह का नहीं है। अभी जो हाल ही में होने जा रहा है 12 जून को, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि यूथ के हवाले से इस बजट में क्या होगा? देखें, इस वक्त कुछ पॉलिसीज़ फेडरल गवर्नमेंट ने दी हैं, कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने दी हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं उन्होंने। अभी आप देखें कि जो इसकी अपना कर्ज़े वो दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, आपको बाइक्स दे रहे हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। मरकज़ ने भी इस दफ़ा इस वक्त कुछ कर्ज़े दिए हैं, कुछ कर्ज़े देने की पॉलिसी का ऐलान किया है जो यूथ को दिए जा रहे हैं। ये अच्छे इक़दामात हैं और तवक्को भी ये है कि ये इनको वो सस्टेन करेंगे। लेकिन ये जितने इक़दामात हैं उनको एक सिरा देने की ज़रूरत है, उनको आगे लेके जाने के लिए उनमें पॉलिसीज़ में तसलसल का होना ज़रूरी है। अगर पॉलिसीज़ तसलसल नहीं होंगी, दूसरी बात हमारी आबादी के मुकाबले में जितनी फ़ंड्स की एलोकेशन है वो बहुत कम है। नंबर 2, आपकी लिंकेजेस जो इंडस्ट्रीज़ का और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का वो नहीं है। जब तक लिंकेज प्रॉपर नहीं होगा, जब तक लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, उस वक्त तक ये मसाइल रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले बजट में और जाने वाले बजट में यूथ के लिए हुकूमत ने कोई प्रायोरिटी, इतनी बड़ी प्रायोरिटी तय नहीं की कि जिससे आपकी बेरोज़गारी ख़त्म हो, जिससे आपके बच्चों को आगे जाने का मौका मिले। और ये एक बम है, ये यूथ का एक बम है जो किसी वक्त भी फटेगा तो फिर हर चीज़ वो तबाह हो जाएगी आपकी। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि 12 जून को पेश होने वाले बजट से फ़ाखिर मलिक साहब मुतमईन नहीं है यूथ के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं। आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए, कमियाँ क्या हैं इस बजट में जिस पे बात होनी चाहिए? ये चीज़ें बजट के अंदर शामिल होना चाहिए ताकि हमारी यूथ आगे निकले। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस मुल्क को फ़नी तालीम की ज़रूरत है। आई मीन प्रोफेशनल जो लोग काम कर सकते हैं उनकी ज़रूरत है, बाहर भी उन्हीं की ज़रूरत है। MA BA ये काम करके आप आगे नहीं निकल सकते। आपका इसका कोई, अब पूरी दुनिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। आप चाइना का मॉडल ले लें, आप ईरान का मॉडल ले लें, ये वो मॉडल हैं जिन्होंने तरक्की की है। ये हमारे करीब तरीन हमसाए हैं। मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि एजुकेशन के लिए नेपाल जैसा मुल्क 4% खर्च करता है GDP के मुकाबले में, हम 1.5 से 2% हैं। ये सूरत हाल होगी तो मामला ठीक नहीं होंगे। एक तो ये है कि पॉलिसी साजी को बेहतर करें, और नंबर 2 जो सबसे बड़ा इशू है हमारे मुल्क में, हम जितने इक़दामात कर रहे हैं वो अर्बन पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं। अर्बन पॉपुलेशन के लिए फैसिलिटीज़ हैं वो जा रही हैं, जो आपकी रूरल पॉपुलेशन उसके लिए कितने परसेंट है? आपकी 60% रूरल पॉपुलेशन। उन आपको जो मराकज़ बनाने हैं, जो सेंटर्स बनाने हैं, जो आपने काम करना है, उसको जब रूरल की सतह पे नहीं लेके जाएंगे, ज़िले की सतह पे नहीं लेके जाएंगे, आप मामलात को ठीक नहीं कर सकते। हुकूमत की प्रायोरिटी गालबन ये नहीं है कि लोगों को वो एजुकेशन दी जाए जिससे वो अपना कारोबार कर सकें, जिससे वो अपना बिजनेस अपना कर सकें, नौकरियां अच्छी कर सकें, जिससे वो आगे बढ़ के कोई इनिशिएटिव ले सकें। ये नहीं है। अभी आप देखें कि जब तक आप यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशन में फ़नी एजुकेशन, जिसे आप फ़नी से मुराद ये है कि आप प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं देंगे, आप बच्चों को ट्रेन नहीं करेंगे, आपकी यूथ जो है वो रोना रोते रहेगी। ये पिछले 70 सालों से हो रहा है। जब तक इसको प्रायोरिटाइज ना किया जाए, इसको हंगामी बुनियादों पे 3 साल का प्लान किया जाए, कोई 5 साल का प्लान किया जाए, शॉर्ट टर्म 6 महीने से 1 साल के प्लान किए जाए, हुकूमत ने किए हैं लेकिन इनसफिशेंट है। ये इस मुल्क में एक सबसे बड़ा जो इशू है, हमने अभी तक हर चीज़ों को सेंट्रलाइज किया हुआ है। जब तक आप सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को छोड़ेंगे नहीं, आप नीचे जाएंगे नहीं, ज़िली सतह पे उसको नहीं लेके जाएंगे, सब डिवीज़न की सतह पे नहीं लेके जाएंगे, आपको अगली खेप नहीं मिलेगी। जवाद रिजवी साहब, ये यकसा कौमी निसाब की भी बात होती है और कहा जाता है कि निसाब हम एक जैसा कर रहे हैं, रूरल एरिया में जा रहे हैं,
चीज़ों को चेंज करने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 70 साल से हम एक ही जैसा तालीमी मयार जो है वो पढ़ते आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ख़ास तादाद हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही है। मार्केट्स में लैक ऑफ जॉब्स हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। बजट जो है वो हर दफ़ा दावा किया जाता है कि यूथ के लिए हम रख रहे हैं, यूथ बल जाया, यूथ पाकिस्तान में हर जगह यूथ की ही बात हो रही होती है। जब हम कागज़ों पे देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखें तो हम देखते हैं कि हम बिल्कुल खाली खड़े हुए हैं। कहाँ खला पैदा हो? देखें, पहली जो बात है यकसा तालीमी निज़ाम, तो ये सिर्फ एक ढकोसला है। ढकोसला किस तरह है कि आपको पता है कि आपका कैम्ब्रिज का जो सिस्टम है एजुकेशन का, आपके सालाना कितने अरब रुपए या कितने बिलियन डॉलर्स यहाँ से उनकी फीसेस की मद में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉप एलीट के लिए एक एजुकेशन सिस्टम है, उससे सेकंड एलीट के लिए दूसरा एजुकेशन सिस्टम है, और जब हम यकसा तालीमी निज़ाम की बात करते हैं तो वो आ जाता है गरीब का बच्चा, जिसको हमने तालीम नहीं देनी, सिर्फ तालीम के नाम पे यकसा तालीमी निज़ाम को बेचने की बात करनी है। अगर इस मुल्क में हम चाहते हैं यकसा तालीमी निज़ाम, तो सबसे पहले जो हमारे एलीट स्कूल हैं, एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एलीट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप ये एजुकेशन सिस्टम ख़त्म करें या सब के लिए वो सिस्टम लेके आएँ कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में भी ए लेवल निज़ाम हो, ओ लेवल निज़ाम हो, या जो ये हमारे बड़े बड़े स्कूल बजट तो रखा जाता है। मैं बता रहा हूँ यकसा तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं। जब यकसा तालीमी निज़ाम आएगा तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल। एक बच्चा आया एक अच्छे स्कूल सिस्टम से पढ़ के, जिसके महीने का खर्चा जो है 1 लाख रुपए है, दूसरा बच्चा आया सरकारी स्कूल से पढ़ के, जिसका महीने का खर्चा 10,000 रुपये है या महीने का खर्चा 5,000 रुपये है, तो ये आप बताएं जो 1 लाख की एजुकेशन सिस्टम से आएगा और एक 5,000 की एजुकेशन के सिस्टम से आएगा, वो आपस में कैसे कम्पीट कर सकता है? उसका सर्वाइवल ही नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम जब आपके बेस बनाता है तो आपकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। एक बनाया जा रहा है एलीट का सिस्टम टू रूल, और दूसरा बनाया जा रहा है सब सर्वेंट्स, नॉट सर्वेंट्स, सब सर्वेंट्स, गुलाम दर गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो फिर जब ये सिस्टम क्लैश करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि लोगों में जिसे कहते हैं क्लास कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो ये तो पॉलिसी, जैसे फाकिर साहब ने बात की कि ये प्रॉब्लम पॉलिसी से स्टार्ट होती है। लेकिन जो कुछ बजट के अंदर बोला जाता है, जो कुछ कहा जाता है, ये तमाम कहा तो उसी टाट के स्कूल के लिए ही जाता है ना। ये तमाम चीज़ों का फंड्स जो मंजूर हो रहे होते हैं, जो बजट में बात की जाती होती है, तो ये उसी लोगों के नाम पे मंगाई जा रही है, उसी लोगों के नाम पर, बच्चों के नाम पर जो है वो मांगी जा रही है। लेकिन वो तमाम चीज़ें जहाँ अपर लेवल पे रही हैं, हम बैलेंस कर सकते हैं? कोई है जो मैं ये बात कर रहा हूँ, जो पॉलिसी बनाने वाला बैठा हुआ है वो उस सिस्टम से गुजरा नहीं है। पॉलिसी वो बना रहा है जो एलीट से पढ़ के आया है। उसको टाट स्कूल को, उसको छोटे गवर्नमेंट स्कूल की प्रॉब्लम्स का नहीं इल्म, उसको एक किस्म की जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको गाली बना दिया गया है, प्राइवेट स्कूल को प्रमोट किया गया है। पिछले 20-25 सालों में एजुकेशन सिस्टम को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया गया है। गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसकी नतीजा हमने अब देखते हैं कि जो हमारा आज से 25 साल पहले जो बच्चा 5 साल का था वो 30 साल का है। वो 30 साल का बच्चा यूथ है और उसके पास डायरेक्शन कोई नहीं है, ना उसको एकेडमी या इंडस्ट्री लिंकेजेस के जरिए डेवलप किया गया कि चलें यार उसके पास नई एजुकेशन थी, हाई क्लास एलीट क्लास, लेकिन उसको गवर्नमेंट सेटअप से ऐसी एजुकेशन मिली कि वो इंडस्ट्री में खप जाता, उसको वो एजुकेशन नहीं दी गई। उसके बाद हमारे यहाँ एक ऐसा कल्चर है कि हमने इंजीनियर प्रोड्यूस करना है, हमने डॉक्टर प्रोड्यूस करना है। हम ये नहीं देखते कि दुनिया में टेक्नीशियंस की और नर्सेस की कितनी डिमांड है। आप ये सोच नहीं सकते कि इस वक्त यूरोप में, अमेरिका में या इंग्लैंड में नर्सेस की डिमांड कितनी है। मिडिल ईस्ट में नर्सेस की इतनी हाई डिमांड है कि आपके सिर्फ आप नर्सेस प्रोड्यूस करके, मेल फीमेल नर्सेस प्रोड्यूस करके भेजते रहे तो उन नर्सेस की इनकम, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या नाम है हॉस्पिटल में गया, मेरे अजीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पे मेरी बड़ी लंबा एक प्रोसेस चला, तो मैंने उनसे वहाँ पे एक चीज़ पूछी नर्सेस से। वो नर्सेज मुख्तलिफ जगह से थे और दे आर मेजॉरिटी मेल नर्सेज। वो कहते हैं हम यहाँ पे से इस वजह से जॉब कर रहे हैं, 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेंगे एंड वी विल गो टू द मिडिल ईस्ट। तो मैंने कहा मिडिल ईस्ट में आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी? वो यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहे थे तनख्वाह प्राइवेट हॉस्पिटल में। कहते हैं वहाँ पे हमारी स्टार्टिंग तनख्वाह जब पाकिस्तान में कन्वर्जन के बाद बनेगी 7 लाख रुपए बनेगी। ठीक है, हमने 3 साल का खुद फोकस अपने नॉलेज से, अपनी जैसे कहते हैं ना सराउंडिंग से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, और हमने नर्सिस का कोर्स किया। नर्सिस का कोर्स करके हम यहाँ पे अब कर रहे हैं जॉब। हमने 6 महीने फ्री इंटर्नशिप भी की, हमें कोई मसला नहीं, हम वी आर इन्वेस्टिंग। अब अगर वो बच्चा खुद ये प्लान कर सकता है कि मैं नर्सिस के फोकस में जाऊँ, वहाँ से करूँ, हमारे यहाँ क्या वो नर्सिस या जो टेक्नीशियंस हैं या सब इंजीनियर्स हैं उसको हमने समाज में एक रुतबा नहीं दिया। हम कहते हैं इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर डॉक्टर 40,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, ठीक है, लेकिन वो हम वो सब इंजीनियर टेक्नीशियन या नर्सिस को नहीं
रुतबा दे रहे हैं, समाज में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे, इस वजह से फिर लोग वो डिस्करेज करते हैं, लोग नहीं जाते। लेकिन उसके बरक्स जब आप उनकी इनकम देखते हैं, उनका रिटर्न देखते हैं, बहुत हाई है। डॉक्टर यहाँ पे रुलते फिरते हैं, उन्हें ना गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिलती, ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती है। लेकिन उसके बरक्स यही नर्सेज जो शॉर्टेज है, आपके पाकिस्तान में नर्सेज की शॉर्टेज है, आपके पाकिस्तान में स्किल्ड टेक्नीशियंस की शॉर्टेज है। आप आज अपने घर का कोई काम करवाने के लिए निकल जाए, कोई टेक्नीशियन सही तलाश करना निकले, आप अजाब में मुब्तला हो जाते हैं, आपको काम करने वाला बंदा नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से है? दे आर अनस्किल्ड। इफ़ दे आर स्किल्ड, दे आर गेटिंग गुड जॉब्स, दे आर गेटिंग गुड मनी। मिडिल ईस्ट की बात करता हूँ, जो स्किल्ड वर्कर जाता है, सर्टिफाइड वर्कर जाता है, जो नॉन स्किल्ड या लेबर जाता है, वो 800 रियाल या 800 दरम ले रहा है। स्किल्ड बंदा वही स्टार्टिंग शुरू करता है 2000 दरम से, 1500 दरम से। तो चीज़ें प्रॉब्लम वहीं पे लैक करती हैं कि हमारी पॉलिसी बजट में नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पॉलिसी डायरेक्शन दे दें, आप एक डायरेक्शन दें पॉलिसी की। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, वी अंडरस्टैंड। आपके पास प्रायोरिटीज़ किसी और सेक्टर की, वी अंडरस्टैंड। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, 10 साल की, 5 साल की, 8 साल की, और उसको डिट्रैक ना होने दें, उसको पोलिटिसाइज ना होने दें। आप बताएं कि हमारी यूथ बल्ज है, ये जो हमारा मैट्रिक इंटरमीडिएट कर रहा है, हमने इसको डॉक्टर नहीं बनाना, हमने इसको टेक्नीशियन बनाना है, हमने इसको सब इंजीनियर बनाना है। हम यूनिवर्सिटीज़ को कहें कि भाई अपने 2-2, 3-3 साल वाले ऐसे कोर्सेज दें जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। मतलब रिजवी साहब, आप ये बात कह रहे हैं कि अगर 12 जून को बजट आता है और उसके अंदर ख़ास तौर पर तालीम पर या यूथ पर तवज्जो दी जाती है, तो हम काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। हम उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद पे ही हम सारे सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। लेकिन फ़ाखिर मलिक साहब, एक बहुत अहम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल ये है कि हमारे यहाँ एक बिज़नेस कम्युनिटी है और एक जॉबियन कम्युनिटी है। जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो टैक्सेस नहीं देती है तो बहुत थोड़ा। लेकिन जो जॉबियन कम्युनिटी है, हमारा तकरीबन टैक्सेस का निज़ाम सारा मुझे तो लगता है संभाला ही उन्होंने हुआ, क्योंकि आपकी तनख्वाह एक एक्यूरेसी के तहत आ रही होती है और उसके अंदर आपको पता ही नहीं चलता, आप कुछ रखते भी हैं तो वो कट शट होकर आपको बराबर हो जाती है। इस पूरे मुल्क के टैक्स सिस्टम को संभाला हुआ है जॉबियंस ने। ये बिज़नेस टाइकून जो बड़े बड़े हैं, क्या ये इन तमाम चीज़ों से मावर हैं? क्या समझते हैं? ये तासुर दुरुस्त नहीं है आपका। असल सूरत हाल ये है कि टैक्सेस जो आपके कलेक्ट होते हैं वो सारे ही बड़े लोगों से होते हैं। अगर आप टैक्सेशन की पूरी वो निकालें तो आपको पता चलेगा कि वो तबका जो छोटे तबके हैं, कोई 1 करोड़ की साल में सेल करता है, कोई 2 करोड़ की साल में सेल करता है, कोई 10 करोड़ की साल में सेल करता है, वो टैक्स नहीं देते। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है उनको ना तो इंसेंटिव देती है, दूसरी बात पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो उसमें शामिल नहीं हो सकते, तीसरी उसमें जो सूरत हाल है वो जो सरकारी हमारी मशीनरी है वो रॉटन है, उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि हमने टैक्स किस तरह कलेक्ट करना है। नंबर 4, यहाँ पे टैक्सेस के लिए जो कलेक्शन के लिए जो मेयर्स लिए जाते हैं वो नाकाफ़ी हैं, यानी टैक्स देने वाले और लेने वाले का जो कांटेक्ट है वो अभी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हैरेसमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 3-4 चीज़ें ये हैं। असल मामला फिर अगेन पॉलिसी साजी पे आएगा। हुकूमत अगर आज ये फ़ैसला कर ले, अभी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स्ड इनकम टैक्स लाने का फ़ैसला किया है, इससे मेरे ख़्याल में फ़ायदा होगा। सेल्फ असेसमेंट की स्कीम अगरचे मादी में भी आती रही हैं, अब भी आ रही हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसका यानी नुकसान हमें उठाना पड़ा है। आप जो बात कर रहे हैं कि सिर्फ बड़े लोग पैसे नहीं देते, आपकी जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आपकी जितनी बड़ी कंपनियां हैं, वो सबसे ज़्यादा आप अंदाज़ा करें कि टैक्स है, एक सुपर टैक्स है, वो सुपर टैक्स भी वो लोग देते हैं। बैंकों के सारे टैक्सेशन जो हैं, अब वो सूरत हाल नहीं है कभी। लेकिन वो कहा जाता है कि बिज़नेस करना है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में करें, वरना आप बाहर करेंगे तो आपको टैक्स इतने पड़ जाएंगे। ये तो मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इसमें आप करें बिज़नेस, टैक्स भी ना दे, चुप करके आपका गुजारा होता रहेगा। जितनी छोटी कम्युनिटी है हमारे पास जो बिज़नेस कर रही है, GST के नाम पे भी लेके अपने पास रख दी, जो आगे पीछे जो जितने भी कार्रवाइयाँ होती हैं हमसे तो ले लिए जाते हैं, आगे ही नहीं पहुँच पाते। गुजारिश ये है कि इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत, सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, एतमाद लाने की ज़रूरत है। मेरा टैक्स गवर्नमेंट जो वसूल करती है मुझे बताए कहाँ इस्तेमाल करती है। लोगों को एतमाद नहीं है कि गवर्नमेंट सही है। जब तक एतमाद नहीं होगा लेने और देने वाले का, आप आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में जितने टैक्सेशन सिस्टम्स हैं उन पे लोगों का एतमाद है, हमारा एतमाद नहीं है, और एतमाद लाने के लिए आपको पॉलिसी ठीक करना पड़ेगी।
नंबर 1। नंबर 2, यूथ का जहाँ तक मामला है, जो असल जिस पे आज हम बहस कर रहे हैं, उसके लिए बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जिसके नतीजे में बच्चे जो हैं कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है और माथा मार रहे हैं, जॉब मिलती नहीं है। जॉब देने का सबसे बड़ा जो अदारा है वो आपकी इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है कई वजहों से, टैक्सेशन की वजह से, पॉलिसी की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, और एक उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एलिमेंट भी है कि वो अगर आपके लोग आपके मामलात को ऐसे तरीके से देखते हैं, वो अपनी शिरकत चाहते हैं, आप उन्हें शिरकत नहीं करने देते, तो उसका भी एक एलिमेंट मौजूद है जो टैक्सेशन को कमी का बायस बनता है। इसके अलावा जो असल मसला है हमारी गवर्नेंस का, वो है हमारी, हम ये समझते हैं कि सेंट्रलाइज पैसे पंजाब के लाहौर में बैठ के डेरा गादी का मसला हल करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। डेरा गादी का बंदा डेरा गादी का मसला हल करे तो ज़्यादा बेहतरी आएगी। सबसे बुनियादी जो चीज़ टैक्सेशन में है वो ये है कि आप निचली सतह पे उसको लेके जाएं, आप ऊपर की सतह पे ना लेके जाएं। दुनिया में सेंट्रलाइज नाकाम है, पाकिस्तान में भी नाकाम है। जब तक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप निचली सतह पे लोगों को शरीक नहीं बनाएंगे, शराकतदार नहीं बनाएंगे टैक्स लेने में और टैक्स देने में, आपका मसला नहीं हल हो सकता। सर, ये पेंशन और सैलरीज का जो बोझ है बजट के हवाले से, इस पर आपकी क्या रिमार्क्स? देखें, पेंशन और सैलरी का भी यही इशू है कि आप एक दिन एक पॉलिसी बनाते हैं, दूसरे दिन दूसरी पॉलिसी दे देते हैं, और अगर आदमी को पता हो कि मैंने इतनी पेंशन मुझे मेरी 30 साल के बाद मिलनी है, या 40 साल के बाद मिलनी है, या 25 साल के बाद मिलनी, या 20 साल के बाद मिलनी है, तो मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ। लेकिन अगर आप पॉलिसी में चेंज कर देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आदमी का एतमाद गवर्नमेंट पे ख़त्म हो जाता है। मैं सरकारी मुलाजमों की बात करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में तो पेंशन का तस्वर ही कोई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज का तस्वर है, हाई सैलरीज का तस्वर है। आप प्राइवेट सेक्टर में सैलरी देख लें, आप गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में सैलरी देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रोथ की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। पब्लिक सेक्टर जो है स्टैग्नेंट है, खड़ा है जहाँ खड़ा है। तो जब तक इस पूरे सिस्टम को रीवैम्प नहीं किया जाएगा, ये मसाइल यूं के तू रहेंगे। अच्छा, जवाद रिजवी साहब, ये बताइए कि आइंदा ये जो बजट हो रहा है, इसमें 4 से 5% नमो के दावे हैं, कितने हकीकत पसंदाना है? देखिए जी, मैंने भी पहले बात कही कि जब हम बजट बना रहे होते हैं तो हमने फ्यूचर फोरकास्ट करनी होती है, और जो प्लानर्स होते हैं वो जो खासतौर पे जो फाइनेंस के नंबर होते हैं उनको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ प्लान करते हैं कि अभी इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जैसे हम देखते हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं। ईरान अमेरिका जंग की वजह से कभी प्राइस ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो प्लानर्स को चीज़ों को अपने मद्देनजर रख के बनाने होते हैं। जैसे हमने बात की पिछला साल जब बजट बना तो उस वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के मसाइल बन सकते हैं। उन मसाइल की वजह से हम देखा कि सारे बजट डिस्टर्ब हो गए। तो उन्होंने जो अपने ग्रोथ के नंबर्स रखे होते हैं वो बड़े, जिसे कहते हैं कि अचीवेबल रखे होते हैं कि हम उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप अनसर्टेनिटी किसी चीज़ की आ जाती है तो उसकी वजह से चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ग्रोथ का टारगेट रखा है एग्रीकल्चर में, लेट्स सपोज 5%, लेकिन ऑल ऑफ सडन फ्लड आ जाता है, तो फ्लड आ गया तो आपका तो ग्रोथ इफेक्ट कर गई उसके ऊपर, या ड्राउट आ जाता है। अब जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं तो आप फ्यूचर जो है फ्यूचरिस्टिक वेदर्स को उस तरीके से नहीं परसीव कर पा रहे, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके पास टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। तो ये ग्रोथ के जो नंबर्स हैं वो गवर्नमेंट्स के लेवल पे या प्लानर्स के लेवल पे तो बड़े, जिसे कहते हैं कि एफर्ट से रियलिस्टिकली कोशिश की जाती है, लेकिन बात वही है कि कुछ जगह पे कुछ ऐसे, जिसे कहते हैं कि गैप्स छोड़ दिए जाते हैं टू कवर अप द थिंग्स इन द लेटर स्टेज, क्योंकि हम फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, हम करंट प्लान नहीं कर रहे। फिर हमें ये नहीं पता कि हमने जो रेवेन्यू जनरेट करना है, जिसको हम टैक्सेस कहते हैं, जो हमारा टारगेट है वो मीट करेगा नहीं करेगा। हमेशा आप देखेंगे जब हमारा रेवेन्यू टारगेट रखा जाता है बजट के अंदर, उसमें हमेशा कटौती होती है। कभी मैंने तो अपने 20-25 साल के कैरियर में नहीं देखा कि किसी हुकूमत ने जो अपना टैक्स कलेक्शन टारगेट पूरा किया हो। वो कभी 5% शॉर्ट कर जाता है, कभी 10% शॉर्ट कर जाता है, 12% शॉर्ट कर जाता है, कभी 15% शॉर्ट कर जाता है। तो आपकी प्लानिंग तो आ गई ना वहाँ पे। तो वो जो प्लानर्स हैं वो टारगेट उन्होंने रखा से 1.5 ट्रिलियन, लेकिन उन्हें रियलिस्टिकली पता है कि 1.5 ट्रिलियन नहीं होना, ये 1.3 ट्रिलियन पे जाना है। लेकिन टू पुश द मशीनरी के लोगों से एक्सट्रैक्ट करें मनी, वो 1.5 ट्रिलियन रख देते हैं।
डाउनवर्ड रिवाइज कर देते हैं। तो बजट मेकिंग तो 1.5 से की, लेकिन रियलिस्टिक बजट जो है उन्हें पता है कि 1.2, 1.25 या 1.3 ट्रिलियन तक जाएगा। तो उन्हें बजट अगर 1.3 ट्रिलियन पे करेंगे तो उनके शायद बजट के अंदर प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन जब वो 2 ट्रिलियन आए नहीं तो वही आपको बजट डेफिसिट बन गया। तो ये वो प्लानिंग में लकूनाज होते हैं जो हम अनरियलिस्टिक अच्छा ऋषि साहब ये भी बताएं, इसी में हम ऐड कर लेते हैं, बजट मेकिंग की हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त बनाया जा रहा है बजट ये जो पेश होगा इसमें 290 का डॉलर रखा गया है। क्या आप समझते हैं कि ये इसी तरह पूरा साल चल सकता है? देखें, पहले भी अगर आप देखेंगे दुनिया में जो जो मुल्क, मैं एग्जांपल देता हूँ, चाइना है, थाईलैंड है, इनके पास बेतहाशा डॉलर है, ठीक है। इन्होंने जो फ्री फ्लोट नहीं रखा अपने डॉलर के एक्सचेंज रेट को। अब फ्री फ्लोट डॉलर की वजह से IMF की कंडीशन आप उसको छेड़ नहीं सकते। आपने उसको बहुत मैनेज किया। मेरे ख्याल में डॉलर तो आपको 250 पे लेके आना चाहिए, 240 पे लेके। वो प्लानिंग, मैंने आपसे फिर कहा प्लानिंग। अब पता नहीं आगे सिचुएशन क्या बनती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मुशर्रफ का दौर था, डॉलर स्टेबल रहा। क्यों? आपको वॉर ऑन टेरर के पैसे आ रहे थे मुसलसल, मुल्क में तो इंडस्ट्री नहीं चल रही थी। वर्स्ट टाइम कि जब वो टर्म अपनी ख़त्म करके गए तो पीपल्स पार्टी की टर्म आई तो मुल्क में सबसे ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस था। क्यों? मुशर्रफ साहब ने अपने पूरे टेन्योर में कोई एनर्जी ऐड नहीं की, डॉलर बेतहाशा आया। अल्लाह ना करे कोई ऐसी फिर कोई जंग लग जाती है और हमें डॉलर आना शुरू हो जाते हैं, तो मैं तो समझता हूँ 290 से भी नीचे आ जाएगा। हम रियलिस्टिक नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, हमारी ग्रोथ केस के ऊपर होनी है। हम 290 या 280 भी कर सकते हैं, 270 भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम किस बेस पे करेंगे। क्या हम 41 बिलियन डॉलर की जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं रेमिटेंस, उसके ऊपर करेंगे? डॉलर की या एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी उस वक्त क्रिएट होती है जब आपकी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट ग्रो करे। लेकिन इंडस्ट्रियल तो हमारी इंडस्ट्री तो बंद हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट कहाँ से ग्रो करेगी? हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है वो बदनीति के साथ काम करता है, जो उसको मिलती हैं विंडोज़ मिलती हैं, अपने डॉलर यहाँ पे लेके आने के बजाय बाहर रख छोड़ता है। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज नहीं ग्रो करेगा, आप डॉलर को 290 पे रखें, 300 पे रखें, 350 पे रखें, 250 पे रखें, वो अनरियलिस्टिक रहेगा, क्योंकि आपके पास एक प्लान नहीं है एक्सपोर्ट ग्रोथ का। जब एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं करेगी, एक्सपोर्ट को आप नहीं बढ़ाएंगे, तो आप फॉरेन एक्सचेंज को भी किसी जगह पे नहीं कर सकते। सर फ़ाखिर मलिक साहब की तरफ चलते हैं। सर 12 जून को बजट पेश होने जा रहा है। पाकिस्तान का मजमूई सरकारी कर्जे की अगर हम बात करें तो वो 70 ट्रिलियन से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है, और जबकि वफाकी का जो बड़ा हदफ है वो इसमें अदायगी जो है सूद की सूरत में जा रही है। सवाल ये है कि गुज़िश्ता बजट में भी माली खसारे को कम करने के लिए जो दावे किए गए थे वो आप अमली तौर पर कितने कामयाब देखते हैं, क्या हुए? और इसी के साथ ये ऐड कर लेंगे कि जो कर्ज़ों का बोझ कम करने के लिए अब कोई हिकमत अमली ऐसी बनाई जा सकती है कि हमारी इससे जान छुट जाए? ये हिकमत अमली बिल्कुल बन सकती है। आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंडस्ट्री को इंसेंटिव दें, पर्टिकुलरली बड़ी इंडस्ट्री को इंसेंटिव दें। आप देखें, मादी में कोरिया ने पाकिस्तान का 5 साल का मंसूबा लिया था, आज से कोई 50 साल पहले, 60 साल पहले। वो उन्होंने 5 बड़ी इंडस्ट्रीज़ को पकड़ा, उन्होंने कहा जी हमने मुल्क को आगे लेके जाना है। उसमें ऑटोमोबाइल था, उसमें गालबन 3-4 और सेक्टर थे। उसका नतीजा आज कोरिया कहाँ पे है, हम कहाँ पे हैं। जब तक आप इसमें आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, जब तक आप प्रायोरिटाइज़ नहीं करते कि हमने किस सेक्टर को उठाना है। अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है अगले बजट में कि रियल स्टेट सेक्टर को उठाना है, तो आप देखेंगे कि अभी से रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ गई हैं। तो गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज़ करेगी किसी चीज़ को कि अगर हमने एक्सपोर्ट्स के लिए काम करना है तो यकीनन वो बढ़ सकती है। और एक्सपोर्ट ही वो ज़रिया हैं कि जिससे हमारे डॉलर की कीमत कम हो सकती है, जिससे हमारे यहाँ खुशहाली हो सकती है, जिससे हमारे यूथ को नौकरियाँ मिल सकती हैं। ग्रोथ होगी तो तब ये काम होगा, लेकिन जब तक IMF की डिक्टेशन लेते रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी इसका एक लफ्ज़ में अगर आप कहें, जब तक IMF है, उसकी पॉलिसीज़ हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, ये इसमें ये भी बताएं किबला कि आप ये जो गुज़िश्ता माली बजट की बात करें, माली खसारे की जो दावे किए गए थे, हिकमत अमली बनाई गई थी, क्या उसके अंदर हम कामयाब रहे थे? मेरे ख्याल में बहुत सारे सेक्टर्स में हम कामयाब नहीं रहे, और उसकी वजह मुल्क की पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसकी वजह ये पॉलिसियों में अदम इस्तेकाम है या अदम तसलसल है, उसकी वजह ये ग्लोबल जो सिचुएशन पाकिस्तान पे असरअंदाज हुई है वो है, उसकी वजह ड्राउट भी है, बारिशें भी हैं, फ्लड्स भी हैं, जिसने हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा पीछे किया है। और फिर सबसे बढ़ के हिकमत अमली है कि हमने मुस्तकबिल की पेशबंदी जो की है
वो गलत की है। मसलन ये जो फ्लड आए हैं पिछले साल, उन फ्लड में हुकूमत की नाअहली की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब तक आप अपने पिटफॉल्स नहीं देखते, अपने जो होल हैं आपकी इकोनॉमी में उसको फिल नहीं करते, आप नुकसान उठाते रहेंगे। मौजूदा पॉलिसियाँ ये सिर्फ डे टू डे अफेयर्स करेंगी, लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी नहीं है। पर्टिकुलरली तवानाई का मौका देखें, जगह देखें आप, तवानाई में हमारे साथ क्या हो रहा है, कहाँ खड़े हैं, पानी का मसला है, हम कहाँ खड़े हैं। इसी तरह यूथ की जब आप बात करते हैं तो यूथ के सबसे बड़े प्रॉब्लम ही यही हैं कि हम प्रायोरिटाइज नहीं करते कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ पे है। हम बातें तो बहुत सी करते हैं, पिछले साल भी बहुत सी बातें हुई होंगी, अगले साल भी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन जब तक उसको अमली शक्ल नहीं देंगे आपकी इस मुल्क की सूरत हाल ठीक नहीं होगी। अमली शक्ल नहीं देंगे, सूरत हाल ठीक नहीं होगी। रिजवी साहब साथ मौजूद है। रिजवी साहब, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं है, पॉलिसी उस तरह से नहीं है। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हमें तो 70 साल हो गए बातें करते हुए, अभी तक वो अमली काम जो है वो नहीं हो पा रहा। अभी मैं हालिया अगर आपसे बात डिस्कस करता चलूँ तो पाकिस्तान की बरामदात अब भी तकरीबन 35 अरब डॉलर की सतह पर तो है, और भारत की अगर हम बात करते चलें तो वो 32 की बरामदात चल रही है उनकी। आपके ख्याल में बरामदी जो पॉलिसी है हमारी, उसमें फ्लॉज क्या हैं, खामियां क्या हैं जिनको दूर होनी चाहिए? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर नहीं है। हमारी इंडस्ट्री जो है उसकी जो कम्पिटिटिवनेस है वो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक नहीं है, और उसके मल्टीपल रीज़न है। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जैसे अभी फाकिर साहब ने बात की, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। एक उसके बाद जो एनर्जी है, एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई है हमारे, ठीक है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट चीज़ें ये है कि कोई अच्छी पॉलिसी बन गई है गलती से कहता हूँ मैं, ठीक है, तो वो आने वाला जो भी होता है ना वो उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। अनटिल अनलेस वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया उसको आप डिसमेंटल नहीं कर सकते। पॉलिसी को आप डिसमेंटल कर लेते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आप डिसमेंटल नहीं कर सकते, तो वो आप उसको मजबूरन चलाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि ऑरेंज लाइन बन गई, जो भी हुआ, जिस तरह भी लॉन हुआ, शो हुआ, जिस तरह मर्जी, हमने क्यों पॉलिटिकल उसके वो थी चीज़ें, तो हमने उसको 6-7 महीने आने वाली गवर्नमेंट ने उसको डिले किए रखा ऑपरेशनल करने में। क्यों जी, अब बन गई है, आपके लोन आपने लिया है, आपने रीपे करना है, आप इसको रोक के क्यों रखे हुए हैं? तो हमारे यहाँ इश्यूज ये हैं कि जब तक हमारी पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं होगी, आने वाला जो है वो ये ना सोचे कि जी वो पिछली गवर्नमेंट बना गई पॉलिटिकल गवर्नमेंट, अब मैं अपनी नई कोई फाइन ट्विकिंग करूंगा, मैं अपनी ताकि मेरी बल्ले बल्ले हो। जब तक इस तरह की सोच रहेगी तो हमारे यहाँ मुल्क में ना ग्रोथ होगी और ना ही हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, ना ही हमारे जॉब क्रिएशन होगी। वीज़ा वाइज हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भी पोलराइज हो गए हैं। वो कहते हैं अच्छा जी ये तो फलां मेरी अलाइनमेंट है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से। मैं कहता हूँ नहीं जी, मुझे तो यहाँ पे काम करना ही नहीं है, काम चल रहा है लेकिन मैंने काम करना ही नहीं है, मैं अपने आप को रिड्यूस श्रंक कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स मेरी जो जिस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है, या उन्होंने मुझे सेनेटर बना लिया, या उन्होंने मुझे कुछ नॉमिनेशन दे दी है, वोट्स पे ले आए हैं, तो मैं उसके दौर में पूरी जोर लगाता हूँ कि मैं काम करूँ। फ्यू ऐसे हमारे जो हैं बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो इरिस्पेक्टिव करते हैं और वो विक्टिमाइज भी होते हैं। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में नाम लिए बगैर बात करूँगा, एक टाइम आया पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा जी यहाँ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट यहाँ से निकल रही है, जा रही है। उन्होंने एक मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा मैं इस मुल्क में हूँ, मैं फ़लाँ मुल्क में जाऊँगा, उसकी ना मुझे ज़ुबान आती है ना कुछ आता है, मैं एक फोरमैन के हाथ में आऊँगा, वो जब चाहेगा मेरी मिल बंद करवा देगा, जब चाहेगा उसको चलवा लेगा, मैं उसके हाथ में ब्लैक मेल हूँगा, बाद में मैं उसके हाथ में मिल बेच के वापस आ जाऊँगा। मैं अपने मुल्क में हूँ, मेरी कहने में जो लेबर स्ट्राइक करती है, मैं उनके दरमियान जाके बैठ जाऊँगा, मैं उनसे पूछूंगा तुम्हारे मसले क्या हैं, उन मसलों को हल करूँगा। वो लोगों को रोकते थे कि ना जाओ, नतीजा क्या हुआ, जो लोग गए उनकी इंडस्ट्री बंद हुई, अपनी सारी मिलें बंद करके आगे, और वो यहाँ से नहीं गए, उनकी इंडस्ट्री ग्रो की, उन्होंने अपनी नई नई इंडस्ट्री बीच में ऐड की, वो ऑटो सेक्टर में भी आ गए, वो एनर्जी सेक्टर में भी आ गए, सीमेंट, मतलब नेम एनी इंडस्ट्री, ही इज़ इन द इंडस्ट्री, ठीक है। वो रियल एस्टेट में आ गए, रिटेल सेक्टर में आ गए, उनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो गया, लेकिन यहीं पे रहे। तो पॉइंट ये है कि आपको एक तो सबसे पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। ABC पॉलिटिकल पार्टी से आती जाती रहेंगी, ये मुल्क यहीं पे रहेगा, ये मुल्क यहीं पे रहेगा। उसमें उस पे सबसे पहले अपने आप को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने बढ़ना है आगे, और मैंने इस बढ़ते पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ना है।
बढ़ते पाकिस्तान के साथ आगे चलेंगे। फ़ाखिर मलिक साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। देखें, आपने भी बात की कि बड़ा जो इंडस्ट्री है वो तो भरने को तैयार है, टैक्सेस तो भरता भी है, निज़ाम चला भी हुआ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता माली साल में अगर मैं बात करता चलूँ तो महंगाई की जो शरह है वो 2 हिस्सों से कम होकर 1 हिस्से पर हमने देखा कि नुमाया उसमें कमी हुई। लेकिन इसके बावजूद एक सतह पर तो कमी हो रही है, दूसरी सतह पर आवाम ख़रीद नहीं पा रही कोई भी चीज़। अब इस वक्त जो आपने बजट पेश किया उसमें आपने एक सैलरी को मुख्तस किया, फ़र्ज़ कर लेते हैं चले 45,000 रुपये जो इस वक्त मुख्तस है, आप 45,000 रुपये में मुझे घर का किचन चला दें। एक आम आदमी जो है वो 45,000 रुपये के अंदर क्या खाएगा, क्या खिलाएगा, क्या सर्वाइवल है उसका, सिर्फ ये बताइए। वसीम साहब, अगेन पॉलिसी साजी जो है ना उसको ठीक करें। आप डॉलर की जब बात करते हैं, कुछ आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी इंपोर्ट्स क्या हैं। सरकारी तौर पे तो वो 50 और 55 के दरमियान है, लेकिन गैर सरकारी तौर पे वो 70 से 80 अरब डॉलर हैं। गोया कि ये 25-30 अरब डॉलर आपके वन वे आर दी अदर बाहर जा रहे हैं। ठीक है, वो 25-30 अरब डॉलर आपका जो असल प्रॉब्लम है वो आपके रिज़र्व हैं, जहाँ अगर आप डिटरमिन करें कि आपकी करेंसी की वैल्यू किस तरह डिटरमिन होती है। ये आप 290 डॉलर की बात, 290 रुपये के डॉलर की बात कर रहे हैं, ये 200 रुपये पे भी आ सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास रिज़र्व ज़्यादा हो, प्रोवाइडेड आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो, प्रोवाइडेड आपके पास डॉलर आ रहा हो। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो स्टेगनेंट है पिछले 5-7 साल से, 30, 25, 30, 32 इसके दरमियान है। इसको 50 किया जा सकता है, 100 किया जा सकता है, पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको पॉलिसी देना पड़ेगी, आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। मसलन मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, आप रीजनल एनर्जी की जो प्राइसेस हैं पाकिस्तान में वो इस वक्त 12 सेंट है पर यूनिट, इंडिया में 8 है, चाइना में 7 है, तो बांग्लादेश में 6 है। तो आप किस तरह, आपका इंडस्ट्री किस तरह कम्पीट करेगा इंटरनेशनल को। तो ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। ये इसका यानी गुंजाइश मौजूद है ठीक करने की, लेकिन विल नहीं है। विल इस तरह पैदा होती है कि आपको फ़ैसले करना पड़ते हैं, सख्त फ़ैसले करना पड़ते हैं। आप देखें कि कोरोना के दौरान जो गवर्नमेंट थी उसने अरबों डॉलर लोगों को दिए हैं, इंडस्ट्रीज़ को दिए हैं अपनी मर्ज़ी से। कोई उसके लिए क्राइटेरिया उस तरह का डिटरमिन नहीं किया गया कि भी किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। वो सवाबदीदी तौर पे वो पैसे दिए गए। अगर वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करते तो सबको भला होता। नंबर 2, इस मुल्क की जब तक SME को, छोटा सेक्टर जो है उसको आप प्रमोट नहीं करते, उसको कर्जे नहीं देते, उसको आप लेके नहीं चलते, आपकी ग्रोथ आपकी नहीं हो सकती। नंबर 3, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो डायलेमा है वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इस साल यानी अगले साल कहेंगे, इस साल जो शॉर्टेज आई है गन्नम की, 1 मिलियन टन आप पास्को से ख़रीद रहे हैं। यानी पंजाब, जो इंडिया का पंजाब है, पूरे इंडिया को गन्नम देता है। हम इस पंजाब से पूरे मुल्क को दे नहीं सकते, हर साल उसकी करते हैं, शॉर्टेज को देख रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी यही वजह है कि हमारी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, खाद की कीमत ज़्यादा है, फर्टिलाइज़र की कीमत ज़्यादा है, जो दवाइयाँ हैं उसकी कीमत ज़्यादा है। तो जब तक आप इनपुट को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी आउटपुट कभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ ही नहीं सकती। सर, ये जो इस वक्त बजट पेश होगा, ज़री तरक्की का इसमें कोई मौसर नुस्खा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप इंडिया का मॉडल उठा के यहाँ राइज कर दें, सिंपल, कोई और ज़रूरत नहीं। जो वो कर रहे हैं किसानों के लिए आप यहाँ कर दें। ये आप 1 साल में, 6 महीने में करेंगे। अभी एक इंटरिम गवर्नमेंट आई थी पीछे, उन्होंने थोड़ा सा काम किया तो कपास की आपकी पैदावार जो थी वो तकरीबन कोई 40-45% बढ़ गई थी सिर्फ उस 6 महीने में। 6 महीनों में क्या हो सकता है? एक फसल के लिए उन्होंने काम किया। तो इसका एक वक्त था कि हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन थी वो 14 मिलियन से ज़्यादा थी, इंडिया की उस वक्त इतनी थी। बिल्कुल ठीक है। आज हम 5 मिलियन पे हैं, इंडिया 42 मिलियन पे है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ना। ज़मीन भी यही है, लोग भी ये हैं, पॉलिसी भी ये हैं, हुकूमत भी ये है। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क आपकी सोच में है। जब तक आप अपनी सोच को, अगेन वो बात वही आएगी, प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे कि किसको कितना देना है, किसको किस तरह करना है।
पोटेंशियल मौजूद है, पाकिस्तान के आगे बढ़ने का पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ की पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ठीक करें, पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करें, और सबसे बढ़ के अपने लोगों को निचली सतह पे लेके जाएं, उनको अख्तियार दें, उनको टैक्स लगाने का अख्तियार दें। आप 50 की दहाई में देखें टैक्स की रेशो और आज की जो टैक्स की रेशो देख लें, उस वक्त जो सिस्टम था वही सिस्टम आज नाफज कर दें तो आपको टैक्सेशन आपकी बेहतर हो जाएगी। जब तक आप सेंट्रलाइज करेंगे ना, देखें लाहौर में बैठे हैं, डेरा गाजी खान का फैसला आप कर रहे हैं, क्यों भी कर रहे हैं, ये ख़त्म करें और उन लोगों को दें जिन लोगों को ज़रूरत है। इस मुल्क का सबसे यतीम जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो आप सबसे कमाऊ पूत है आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर उसको आप निगलेक्ट जिस तरह करते रहेंगे तो नुकसान होता रहेगा। मैंने आपको गंदम की मिसाल दी, मैंने आपको कॉटन की मिसाल दी, इस तरह छोटी फसलें भी जो हैं जो एक्सपोर्ट भी होती, जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, प्रायोरिटी तय नहीं करेंगे, आपने रूरल आबादी को उठाना है कि अर्बन आबादी को उठाना है, ये रूरल अर्बन डिवाइड जो है इसको प्रॉपर तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है। ये यानी जो आपका किसान है वो रुल गया है, वो रो रहा है, इस वक्त भी रो रहा है कि भाई गंदम की अभी कीमत कुछ अप्रिशिएट हुई है, बाज़ जगहों पे तो कीमत पूरी मिलती नहीं। इनपुट उसका वजह है कि इनपुट आपकी इतनी ज़्यादा यानी ज़्यादा बढ़ गई है कि आउटपुट आप महंगी हो गई है। इसीलिए आप यानी अब फूड का पाकिस्तान का जो इस साल का भी है वो मेरे ख्याल $8 अरब है आपका, इतनी आप फूड की आइटम मंगवा रहे हैं, प्रायोरिटी आपकी नहीं है। भाई चॉकलेट क्यों आता है, ना ही आना चाहिए, उसके बगैर मर तो नहीं जाएंगे लोग। आप ये देखिए कि दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान जो दूध पैदा करता है, लेकिन हम लोग फिर दूध बाहर से मंगवा रहे हैं, वो लिक्विड फार्म के अंदर। मतलब फिर वो इंडस्ट्री तो गई ना सर। जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, डिस्टॉर्शन को ठीक नहीं करेंगे कि आपको क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना, क्या आपने देना है क्या आपने लेना है, ये चीज़ जब तक ठीक नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ सकती। मैं कह रहा हूँ एक्सपोर्ट्स आपकी। फाखर साहब, हमने तो ये भी देखा कि यूँ इस शहर से निकली गंदम और यूँ मुल्क में घूम के दोबारा वापस आ गई, और फिर उसके बाद किन लोगों ने किससे कितना कमाया और क्या कुछ हुआ, ये सारी ढकी छुपी बातें नहीं है, ये सबके सामने डिस्टर्ब तो होंगे, जाहिरी बात है। फिर कहा जाता है बढ़ा दें। अच्छा रिजवी साहब, आपकी तरफ आते हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट ये कहती है कि तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनमें औसतन 4 से 6% जो है वो खर्च करते हैं तालीम के हवाले से। पाकिस्तान में ये शरह 2% है। हालिया बजट में हमने देखा कि पाकिस्तान में इसको किसी हद तक बढ़ाया गया, लेकिन क्या बढ़ाने के बाद स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद में कमी आई है? वो तो यूँ की यूँ खड़ी है सर, फिर बजट में बढ़ाने के मसले का हल तो ना हुआ। देखें, ये अभी फाखर साहब ने शुरू में भी बात कही थी कि जो हमारी रिक्वायर्ड है कि हम इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें, हम तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अब हमारी 2% अगर शेयर, तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? बिल्कुल ठीक है, हम तो अभी तक उसकी नेगेटिव चल रहे हैं ना। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.7 या 3 पे है। बिल्कुल ठीक है, हमने जो इन्वेस्टमेंट की 2% की, वी आर स्टिल 1% डेफिसिट। अगर हम नंबर्स की बात करें, ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो हम तो 1% कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम एटलीस्ट पॉपुलेशन के बराबर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम फिर इक्वल होते हैं। पिछली जो हमारा जिसे कहते हैं बैकलॉग है वो क्लियर नहीं हो रहा, तो हम तो हर बजट में एक बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इसको बढ़ा के 2% से 4% पे लेके जाएंगे तो फिर हम अपना बैकलॉग भी कवर करेंगे और जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको भी कवर करेंगे। स्कूल से बच्चे क्यों आउट हैं? हमारे यहाँ पे जब हम अर्बन एरिया से निकलते हैं, रूरल एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे वो बच्चा जो पैदा करता है ना, वो उसको अर्निंग हैंड के कॉन्टेक्स्ट में बच्चा पैदा करता है। वो कहता है 8 साल का बच्चा होगा, मैं उसको कहीं पे लगा दूंगा, 100 रुपये दिहाड़ी लेके आएगा। ठीक है, उसका तालीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो 12 साल की उम्र बच्चे को मिस्त्री के पीछे लगाता है, 20 साल की उम्र में बच्चा जो है वो एक मिस्त्री बन चुका होता है। ठीक है, गो के वो बाहर जाए काम नहीं कर सकते, लेकिन उसको काम आता है। वो जो 24 साल का बच्चा मार्केट में निकल के 3000 रुपये की दिहाड़ी नहीं लेता, वो 20 साल का बच्चा उससे ज़्यादा दिहाड़ी बगैर एजुकेशन के ले रहा होता है। तो हमारा ये जो ड्रॉबैक है पॉलिसी साजी का, हमने स्कूल भेजना बच्चा तो किस लिए भेजना है उसका सवाल है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैंने अगर बच्चा स्कूल भेजना है, अगर मैं किसी के ना, मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, ठीक है, किला 2 किला मेरी ज़मीन है, तो मैंने अपना बच्चा स्कूल भेजना तो क्यों भेजना है? सर मजदूर ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है आज के दौर में, मास्टर बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे स्कूल अगर भेजना है, मतलब इस मुल्क में अलमिया देखेंगे, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज 40,000 मुकर्रर की है। ठीक है, और कॉलेज टीचर इंटर्न्स को 25,000 रुपये देते हैं।
कॉलेज टीचर इंटर्न्स को आप ये fact है। 25,000 रुपये देते हैं और कहते हैं इंटर्नशिप है। और भाई इंटर्नशिप उसको रिस्पेक्टफुल तो इंटर्नशिप दो ना, कि आप उसने मास्टर्स किया हुआ है, वहाँ पे एमफिल पीएचडी भी होते हैं सीट के, ठीक है, और आप उसको क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटर्न से अगर आगे भी निकल जाए तो भी वो 30, 40, 35 पे खड़ा है। ये वो ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ बच्चे को एजुकेशन आप क्यों देंगे, स्कूल में क्यों भेजेंगे बच्चा अपना, जब आपको पता है कि मैंने बच्चे को स्कूल भी भेज दिया तो उसके बाद फिर उसके मैंने 10 साल के बाद दोबारा उसको किसी उस्ताद के पास भेजना है काम सीखने के लिए। या आपको पता हो, मुझे इस चीज़ का याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त भी चेंजिंग शुरू हो गई थी। हम कहते थे हम एक सन साहब, तो उस वक्त ये होता था कि 6th क्लास से ना टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती थी, कारपेंटिंग, बागबानी, क्या नाम है, ज़राअत, ये चीज़ें सिखाई जाती थी, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती थी। 6 to 8 ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी कि बच्चे को कोई इलेक्ट्रिक बेसिक चीज़ें आ जाए, कोई कारपेंटिंग का कुछ काम थोड़ा बहुत आ जाए, डायरेक्शन थी एक। 8th में जाके बच्चा कन्वेंशनल में आर्ट्स या साइंस की बजाय जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे चला जाए, ओरिएंटेशन हो कि बच्चे की एप्टीट्यूड किस तरफ है, उस किस तरफ जा रहा है। हमारे यहाँ एप्टीट्यूड नहीं है। अब हमारे एक नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है AI। मैं पीछे एक रिपोर्ट पढ़ा था पाशा की, जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है, वो कहते हैं कि आउट ऑफ 10 ओनली 1 जो क्या ना % है वो यूज़ कर रहे हैं AI। जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउस हैं या हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं इसके IT सेक्टर को, वो सिर्फ एक यानी 10% यूज़ कर रहे हैं, 90% को पता ही नहीं है क्या है। उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी इस सेगमेंट में है, वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, उनका ये हाल है। और हम यहाँ पे AI की बातें कर रहे हैं। आखिर मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। खबर आई है हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बजट टेक्निकल कमेटी के इजलास में चारों सूबों ने वफाक के मालियाती खसारे में ताउन पर इत्तफाक किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए की फराहमी के तरीक़ाकार पर इत्तफाक हो चुका है, जबकि बजट और दीगर माली मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही। ये बताइए कि वो जो वफाक पे कर्जा था 700 अरब रुपए देने हैं वफाक ने, सूबे पे बोझ है, NFC वार्ड है, बिखरा हुआ है सब कुछ, क्या देखते हैं? ये सारी पॉलिटिकल गेम है। NFC का भी अभी हम रास्ते में जिक्र कर रहे थे। NFC बुनियादी तौर पे वो सेंटर से वसूलियाँ हैं जो सूबों को उनके हिसाब से मुंतकिल करते हैं, पूरा उसका प्रोसीजर है, इंडिया में भी है। जब तक आप एक लाइन ड्रॉ नहीं करते कि हमने करना क्या है और किस तरह करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें अपनी इन लाइन विद नहीं है। अगर वफाक ने कल 18वीं तरमीम की थी तो उसमें ये फ़ैसला किया था कि सूबों को ये करना है। 2010 की बात है, आज इसको 16 साल हो गए हैं। 16 सालों में हम ये फ़ैसला नहीं कर सके कि हमें एक और नया NFC करना है। 16 साल तक अगर आप बैठे रहेंगे, एक जनरेशन जवान हो गई उसमें, और आपने उसमें किया क्या, उस पर आज लड़ाई कर रहे हैं, 16 साल के बाद लड़ाई कर रहे हैं कि इसको ठीक करें। भाई ठीक करने के लिए आपके पास सब कुछ मौजूद है, आप ठीक क्यों नहीं करते? अलमिया ये है, असल में NFC का असल अलमिया ये है, जो PFC है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है, आप उसकी तरफ नहीं जाते। जो उसकी एलोकेशन करते हैं, जो उसको फंड्स देते हैं, वो प्रॉपर फंड्स होते ही नहीं हैं। ना उनके पास इख्तियार है, ना उनके पास फंड्स हैं। जो सूबे ने बना दिया PFC में वो चला गया। तो NFC की बुनियादें जो हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। 2010 में पॉपुलेशन को इन्होंने कम किया था, उसका वेट कम किया था। अब सूबे कह रहे हैं नहीं जी इसका और वेट कम करें, तो उसको रैशनल करें। ये जो आप बात कर रहे हैं मरकज़ और सूबे की प्रॉब्लम की, जो उनके पास पैसे नहीं हैं, तो चूँकि जब पहले 45% जो NFC में आता था, सूबों पंजाब को 45% मिल रहा था, अब 57.5% मिल रहा है। तो ये जो बड़े हैं, जाहिर है कि मरकज़ का ही काटा गया है ना, तो सूबे को मिले हैं। अब मरकज़ गरीब हो गया है और सूबे अमीर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए, यही रैशनल बात है। अब सवाल यह है कि जो सेंटर है वो खर्चे क्यों ज़्यादा करता है? दुनिया में मॉडल हैं कि आप सेंटर को 4 चीज़ें दे दें, खारजा दे दें, करेंसी दे दें और डिफेंस दे दें, और चौथी शायद कम्युनिकेशन है, वो दिन में नहीं आ रहा। ये 4 चीज़ें उनको दे दें, आप देखेंगे आपकी ब्यूरोक्रेसी का खर्चा कम हो। 3 ही दे दें तो ही बहुत है, इससे बहुत सारी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। मैं वही गुजारिश करता हूँ कि आपने बोझ अपने ऊपर खुद डाला हुआ है, आप खुद जिम्मेदार हैं।
दुनिया में डिसेंट्रलाइजेशन है, हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। भुट्टो साहब जब आए थे तो उस वक्त दुनिया डीनेशनलाइजेशन की तरफ जा रही थी, हमने उसको नेशनलाइजेशन पे ले आए। तो हमारा किबला कभी सीधा हुआ नहीं पॉलिसी का। ये पॉलिसी के इश्यूज हैं कि फेडरल के पास कितना जाना चाहिए, सूबों को, इसकी डिबेट होनी चाहिए, प्रॉपर लोगों को शरीक होना चाहिए इसमें। 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग पॉलिसी शादी का हिस्सा हैं NFC में भी, और सूबों के और मरकज़ के दरमियान इख्तलाफात में 10 हैं, 20 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। हमारी 25 करोड़ की आबादी है भाई, उसको लेके आएँ, मुश्तहर करें, उसको फैसला कराएं, लोग उसमें शामिल हों, लोगों को पता हो कि कौन सा सूबा क्या कर रहा है। अब देखें इस वक्त 4 सूबों में पंजाब लीड कर रहा है, बिल्कुल। अब गाली भी पंजाब को पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई? इसलिए कि पंजाब में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, इसलिए कि पंजाब के रिसोर्स ज़्यादा हैं, इसलिए कि पंजाब दूसरे सूबों को फीड कर रहा है, गाली भी हम खा रहे हैं। मतलब इसकी वजह बुनियादी है कि ये जो सियासी लोग हैं, ये जो हुकूमतों में आते हैं, इनका होमवर्क कोई नहीं है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का होमवर्क होना चाहिए। 1-2 सियासी जमातें हैं जो होमवर्क करती हैं। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो रिवाज है इस वक्त, वो एक आमरीत का सूरत है। जब तक इनको आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक ये पार्टियां अपने अंदर अपना मुहासबा नहीं करेंगी, नए मंशूर को लेकर नहीं आएंगी और एक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। या तो यहाँ पे कोई ऐसी कुव्वत आ जाए कि जो सिंसियर भी हो, समझदार भी हो, चीज़ों के मामलात को इदराक भी रखती हो, या तो वो आ जाए ऐसा सिस्टम। और मुझे ख़तरा है कि वो आ जाएगा अगर हमने अपने आप को अमेंड ना किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को अमेंड ना किया, तो ये सूरत हाल ख़राब होगी। अब जब हमारा जो आज का जो फोकस था वो यूथ पे है, 40% बेरोज़गारी है। बिल्कुल, बड़ी अलार्मिंग है सर। तो आप क्या तवक्को करते हैं कि हमारी ग्रोथ कैसे होगी? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस तरह अपने आप को बचाएंगे? एक ऐसा बम है, तूफ़ान है जो आने वाला है। आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा, परसों आ जाएगा। कौन रोकेगा इसे? रिजवी साहब, कल नहीं आएगा, परसों आ जाएगा, बम आने वाला है। और इस वक्त 40% से ज़्यादा लोग जो जवान मैं फिर कह रहा हूँ कि नौजवान जो है वो हमारे बेरोज़गार हैं। क्या लास्ट में कहना चाहेंगे अपनी जानिब से? कल बजट 12 जून को आ रहा है। मैं इसको 40% नहीं कहता, ठीक है, मैं इसको 60% कहता हूँ। 40% तो डायरेक्टली अनएम्प्लॉयड हैं, 20% वो हैं जो एम्प्लॉयड होके अंडरपेड हैं। वो 2 नौकरी करने की कोशिश करता है, 3 नौकरियां करने की कोशिश करता है, टेक्निकली वो भी अनएम्प्लॉयड है। आपका पोटेंशियल, आपका राइट से 100,000 लेने का है, आपको 50,000 मिलते हैं, आप अंडर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अंडरपेड होकर अंडर एम्प्लॉयड हैं आप। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको अगर हम इस तरह करते हैं तो 60% पे चला जाता है। होना कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर गुफ्तगू करके उठेंगे, 12 तारीख को एक बजट आएगा, उसमें नंबर्स पेश किए जाएंगे, उसके बाद असम्बली में उस पर बहस होगी 4-5-6 दिन, उसके बाद बजट की कापियाँ हवा में उछाली जाएंगी और उसके बाद बजट को मंजूर कर दिया जाएगा। हमारे साथ इकॉनमी एक्सपर्ट जो हैं वो फ़ाखिर मलिक साहब मौजूद थे। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जवाद रिजवी साहब, आप भी सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। अगली नशिस्त में फिर एक नए टॉपिक के साथ जो है वो मुलाकात होगी। इकबाल का शेर है, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, उम्मीदें बाहर पर दुनिया कायम है। और अभी तक जो है वो तमाम चीज़ें चलती आ रही हैं, लेकिन हम बेहतरी की फिर भी तवक्का रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब न सही तो अगले साल सही हुकूमत फिर कोई बेहतर पॉलिसी बना के ऐसा बजट दे जो कम अज़ कम जो हमारा यंग बजट सामने आ रहा है, जो हमारी यूथ है, उसके लिए तो फ़ायदेमंद हो। अपने मेज़बान वसीम शहजाद को यूथ पाकिस्तान डिजिटल के प्लेटफार्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।